हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक सर्वाइवल स्टोरी को। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी शुरू होती है और हमें 1939 का सीन दिखाया जाता है। हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया होता है और वहां के सभी सैनिकों को कैदी बना लेते हैं और हमें उन्हीं सैनिकों में से एक सैनिक को दिखाया जाता है जिसके सामने एक महिला को खड़ा किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या वो इसे जानती है, और वो कहती है कि हाँ। अब यही सवाल उस आदमी से पूछा जाता है जिसका जवाब वो सैनिक हाँ में देता है। दरअसल ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। अब वो औरत अपने पति के बारे में बताने लगती है कि वो एक एजेंट है, दूसरे देशों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और अब उस सैनिक को जासूसी के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई जाती है जो कि उसने कभी किया ही नहीं है और साइबेरिया की एक जेल में भेज दिया जाता है। खैर, इसके बाद हमें साइबेरिया की उसी जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर हजारों कैदी बिना किसी हथकड़ी के घूम रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ से वो लोग भाग नहीं सकते हैं और भागने की कोशिश भी करेंगे तो खुद ही मारे जाएंगे, क्योंकि अगर ये भागे तो यहाँ की तेज ठंड इसको मार डालेगी। इसके बाद हम यहाँ पर यानुस को भी देखते हैं। यह वही है जिसे जासूसी के जुर्म में 20 साल की सजा हुई थी। खैर, कुछ देर बाद सब कैदी खाना खाने के लिए चले जाते हैं। वही एक स्मिथ नाम का आदमी भी होता है। वो अपना खाना लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके खाने में से एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है और तभी एक कैदी उसे खाने के लिए झपटता है, लेकिन स्मिथ उस पर पैर रख देता है और वो खाने का टुकड़ा वापस उठा लेता है। यानुस दूर से ये सब देख रहा होता है और वो अपना खाना उस आदमी को दे देता है। यानुस को ऐसा करते देख स्मिथ उससे कहता है कि लगता है तुम यहाँ पर नए आए हो। यहाँ पर हर कोई शुरुआत में ऐसा ही करता है। यहाँ पर जिंदा रहने के लिए खाना छीन कर खाना पड़ता है। और अब कुछ दिनों बाद एक और कैदी यानुस के पास आता है जो पेशे से एक एक्टर होता है। वो यानुस से पूछता है कि तुम्हें कितने सालों की सजा हुई है, तो वो बोलता है कि 20 सालों की। फिर तभी यानुस उससे पूछता है कि क्या कोई यहाँ से भाग पाया है, तो वो कैदी यानुस से कहता है कि नहीं, और जिसने भी भागने की कोशिश की है वो मारा गया। अब हमें इस जेल की हालत दिखाई जाती है जो काफी खराब होती है। यहाँ के कैदी किसी जानवर से कम नहीं है, वो हर वक्त खून खराबा करते रहते हैं। खैर, एक बार फिर वो एक्टर यानुस से मिलता है और उसे एक रास्ता दिखाता है और कहता है कि यहाँ से हम भाग सकते हैं। मैं 2 सालों से एक ऐसे कैदी की तलाश कर रहा हूँ जो मेरे साथ यहाँ से भाग सके। यानुस उससे पूछता है कि हम यहाँ से भाग कर कहाँ जाएंगे। वो यानुस को बताता है कि फिलहाल हम सर्दियाँ खत्म होने का इंतजार करेंगे, क्योंकि इस वक्त बाहर बहुत ठंड है। जब ठंड खत्म होगी तो हम दक्षिण की तरफ जाएंगे जहाँ पर मंगोलिया बॉर्डर है और यह एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर है। अब से हमें हमारे खाने में से रोज थोड़ा थोड़ा बचाना होगा जो हमें हमारे सफर में काम आएगा। खैर, अगले दिन जब ये कैदी बाहर काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर कुछ लोगों की ठंड की वजह से मौत हो जाती है और इन सबको ऐसे मरता देख इनमें से एक आदमी इनको जंगल में जाने के लिए कहता है, लेकिन जेल का इंचार्ज इनको जंगल में जाने से मना कर देता है, क्योंकि इसे लगता है कि अगर ये जंगल में गए तो ये सब यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इनमें से एक कैदी अकेला ही जंगल में चला जाता है और इसको देखकर सभी कैदी भी इसके पीछे पीछे जंगल में चले जाते हैं। और अब अगले दिन सभी कैदियों को लाइन में खड़ा किया जाता है और अब इन कैदियों में से कुछ कैदियों को अलग किया जाता है जिसमें स्मिथ और यानुस भी होते हैं। जेलर अब इनको एक खदान में ले जाता है जहाँ बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, जिससे यहाँ पर ऑक्सीजन की काफी कमी होती है और इस वजह से यहाँ काम करते हुए यानुस को भ्रम होने लगता है कि वो अपने घर के सामने खड़ा हुआ है और वहाँ पर रखे एक पत्थर के नीचे उस घर की चाबी है। वो चाहता है कि वो उस चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर जाए, लेकिन तभी एक गार्ड यानुस को गोली मारने ही वाला होता है कि स्मिथ उसे बचा लेता है। अब यानुस स्मिथ से कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे एक एक्टर मिला है जिसके पास यहाँ से भागने का पूरा प्लान है और अब जल्द ही हम यहाँ से भाग जाएंगे। अब इस पर स्मिथ यानुस से कहता है कि वो आदमी झूठा है, वो यहाँ नए आने वाले कैदियों के साथ ऐसा ही करता है, उन्हें आजाद होने के झूठे सपने दिखाता है। वो खुद काफी सालों से यहाँ पर कैद है। अगर तुम यहाँ से भागने को लेकर सच में सीरियस हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब इनके साथ 5 लोग और जुड़ जाते हैं जो इनके साथ यहाँ से भागने वाले हैं। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन यहाँ पर तेज ठंडी हवाएं चल रही होती है। ये देखकर यानुस कहता है कि आज का दिन सबसे ठीक रहेगा, क्योंकि हवा की वजह से हमारे पैरों के निशान नहीं दिखेंगे, जिससे कि हमारी तलाश करना मुश्किल होगा। अब थोड़ी ही देर बाद यहाँ का जनरेटर बंद कर देते हैं। जनरेटर सिर्फ 10 मिनट तक ही बंद रह सकता है, इसलिए इन्हें 10 मिनट में काफी दूर निकल जाना होगा ताकि कोई भी इन्हें देख ना पाए। अब ये उस एक्टर के बताए रास्ते से यहाँ से निकल जाते हैं और अब थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि कुछ कैदी जेल से भाग गए हैं और जेल के सारे गार्ड उनके पीछे लग जाते हैं। लेकिन इतने तेज तूफान में ये उन कैदियों तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए वो कुत्तों को उनके पीछे छोड़ देते हैं। तभी यानुस अपने एक साथी से कहता है कि तुम्हारे पास जो चाकू है वो मुझे दो, और अब यानुस पेड़ की छाल से सबके लिए मास्क बनाता है ताकि भागते हुए हवाएं उनके मुंह पर न लगे। अब ये सब कैदी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं
और देखते ही देखते कैरी जेल से कई मील दूर आ जाते हैं। अब ये आजाद होकर काफी खुश होते हैं, लेकिन इनको आगे आने वाली मुश्किलों का अंदाजा भी नहीं होता है। अब अगली सुबह ये अपने पास मौजूद खाना बाहर निकालते हैं और ये देखते हैं कि इनके पास केवल 1 हफ्ते का खाना है, यानी इतने खाने से वो कुछ दिनों तक ही जिंदा रह पाएंगे। लेकिन वो जैसे तैसे काम चला लेंगे ऐसा सोचकर दक्षिण की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब कुछ देर चलने के बाद रात होने लगती है और ये आराम करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं। अब इनमें से कुछ लोग खाना मांगने लगते हैं, तो यानुस इनसे कहता है कि हमें शिकार पर जाना चाहिए, जिससे हमें काफी खाना मिल जाएगा। अब कुछ लोग जंगल में लकड़ियां लाने के लिए चले जाते हैं। जंगल में जा रहे उन लोगों के साथ एक बंदा ऐसा भी होता है कि उसे रात में दिखाई नहीं देता है। अब रात हो जाती है और वो बंदा अपने साथ वालों को बेचने के लिए कहता है। फिर अब सुबह हो जाती है और जब ये उठते हैं तो ये देखते हैं वो बंदा जिसको रात में दिखाई नहीं देता है, वो इनसे कुछ दूर बैठा होता है। वो पूरी तरह से बर्फ में बदल चुका था, यानी ठंड की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब ये देखकर इन लोगों को काफी दुख होता है और उसे वही दफनाकर आगे बढ़ते हैं। और अब इन्हें चलते चलते कई दिन हो जाते हैं और बर्फीला इलाका पीछे छूट जाता है। ये एक जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी इन्हें जानवरों की आवाज आने लगती है। और जब ये वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ भेड़िए एक जानवर को खा रहे होते हैं और ये भागते हुए उनके पास जाते हैं और उनका शिकार छीनकर खुद उसे खाने लगते हैं, क्योंकि इन सब ने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया होता है। इसके बाद यानुस तय करता है कि वो अकेला ही आगे जाकर रास्ता देखेगा, क्योंकि उसके सभी साथी काफी थक जाते हैं। और अब यानुस यहाँ से जाने लगता है। वो यहाँ से जाने से पहले इनसे कहता है कि अगर वो 1 हफ्ते में वापस नहीं आया तो आप समझ लेना कि मैं मर चुका हूँ। और अब यानुस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। इस दौरान वो काफी मुश्किलों का सामना करता है, लेकिन वो लगातार चलता रहता है। और इस दौरान यहाँ पर तेज बारिश होने लगती है, जिससे यानुस की तबीयत काफी खराब हो जाती है और उसे एक बार फिर वही भ्रम होने लगता है। उसे अपना घर दिखाई देता है और वो पत्थर भी जिसके नीचे उसके घर की चाबी रखी हुई थी। अब काफी दिनों तक चलने के बाद यानुस को वो झील दिखाई देती है और अब यानुस वापस अपने साथियों के पास आ जाता है और उन्हें उस झील के बारे में बताता है। और ऐसा करते हुए यानुस यहाँ पर बेहोश हो जाता है और उसके साथी रात भर यहीं रुककर उसका ख्याल रखते हैं। और अब अगली सुबह ये यानुस के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं और तभी इनको लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। और जब वो उसे पकड़ते हैं तो देखते हैं कि वो एक लड़की है। वो उनसे कहती है कि वो रशियन से भाग रही है। वो चाहती है कि वो भी उनके साथ जाए, लेकिन वो सब लोग इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास खाना बहुत कम है। वो नहीं चाहते कि कोई और उनके साथ आए और ऐसा करने से उनका खाना बच जाएगा, और इसीलिए वो उस लड़की को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर जब वो उस झील के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक जानवर फंसा हुआ था और वो उस जानवर को मार देते हैं। और अब इनके पास बहुत सारा खाना होता है और तभी इनमें से एक को उस लड़की का ख्याल आता है। वो सोचता है कि वो भी भूखी होगी और उस लड़की को अपने साथ लाने के लिए वापस चला जाता है और रात होने तक उस लड़की को अपने साथ ले आता है और अब वो सब एक साथ खाना खाते हैं। अब अगले दिन एक बार फिर से सब लोग अपने सफर पर निकल जाते हैं, पर इस बार इनके साथ ये लड़की भी होती है जिसका नाम हेलेना होता है। हेलेना की अब इन सबसे काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। खैर अब रास्ते में चलते हुए स्मिथ हेलेना से पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है, तो हेलेना उन्हें बताती है कि रशियन ने उन्हें मार दिया। इसी के साथ ये लड़की अपने बारे में काफी कुछ झूठ बताती है, लेकिन स्मिथ उसकी झूठ पकड़ लेता है और बाद में ये लड़की अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। फिर अब कुछ दिनों बाद इनको मंगोलिया की बॉर्डर दिखाई देती है। ये देखकर इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब रात के अंधेरे में ये सोवियत यूनियन और मंगोलिया की बॉर्डर पार कर लेते हैं, लेकिन इनके साथ एक रशियन आदमी होता है जो अब इनके साथ आगे नहीं जाना चाहता है और अब वो उसे वही छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ये मंगोल की बॉर्डर पर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि सोवियत यूनियन ने मंगोल पर भी कब्जा कर लिया है, जिस वजह से अब इन्हें और आगे जाना होगा और कोई ऐसी जगह को ढूंढना होगा जिस पर सोवियत यूनियन का कब्जा न हो। अब ये सब फैसला करते हैं कि चाइना से होते हुए तिब्बत जाएंगे और वहां से भारत जाएंगे और इसी के साथ ये आगे का सफर तय करना शुरू कर देते हैं। अब इन्हें बीच में रेतीला तूफान भी झेलना पड़ता है और तेज गर्मी के साथ इन्हें सूखे रेगिस्तान से गुजरना होगा। इसी दौरान स्मिथ इनसे कहता है कि मुझे दूर कहीं पर पानी दिखाई दे रहा है और हमें वहां पर चलना चाहिए, लेकिन यानुस इससे कहता है कि ये तुम्हारा भ्रम है। लेकिन स्मिथ नहीं मानता है और अपने साथ कुछ लोगों को लेकर जाने लगता है और इसी दौरान इन्हें वहां पर उड़ता हुआ एक पक्षी दिखाई देता है और ये समझ जाते हैं कि वहां पर पानी है। और अब सब लोग भागते हुए वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक कुआं होता है और उससे ये अपनी प्यास बुझाते हैं और फिर रात वहीं गुजारते हैं। तभी इनका एक साथी इनसे कहता है कि हमें थोड़े दिन यहीं पर रुकना चाहिए, पर यानुस उससे कहता है कि अगर हम यहाँ पर रुके तो भूख से मर जाएंगे। अब अगली सुबह सब खूब पानी पीते हैं और साथ में भी कुछ पानी लेकर आगे बढ़ते हैं।
लेकिन कुछ दिनों तक चलने के बाद इनका शरीर इनका साथ देना छोड़ देता है। धूप और गर्मी के कारण इनकी हालत खराब होने लगती है और अब बीच रास्ते में हेलेना भी बेहोश होकर गिर जाती है। इतना ज्यादा चलने की वजह से उसके दोनों पैर पूरी तरह से सूज जाते हैं, लेकिन उसके साथी उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। उनमें से एक बंदा हेलेना को गोद में उठाकर अपना सफर जारी रखता है। थोड़ी देर चलने के बाद हेलेना उससे कहती है कि मुझे जमीन पर लेटा दो, और वो उसे जमीन पर लेटा देता है और अब सब उसके आसपास बैठ जाते हैं, क्योंकि अब हेलेना की हिम्मत टूट रही थी, यानी कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। और फिर देखते ही देखते वो अपना दम तोड़ देती है और अब ये सब मिलकर उसे वहीं पर दफना देते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। लेकिन स्मिथ अभी भी उसकी कब्र के पास खड़ा हुआ था। दोस्तों, अब ये यहाँ पर 5 लोग ही बचे हुए हैं और उनकी भी हालत अब खराब होने लगती है। कोई भी आगे जाने की हालत में नहीं है, पर फिर भी इनको आगे बढ़ते रहना होगा। कुछ देर चलने के बाद उनमें से एक आदमी और नीचे गिर जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब ये 4 लोग बचे हुए हैं। इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और अभी तक इनको काफी लंबा सफर तय करना है। और अब कुछ दिन तक लगातार चलने के बाद ये रेगिस्तान के उस किनारे पर पहुंच जाते हैं जहां से कुछ ही दूरी पर पहाड़ होते हैं, यानी रेगिस्तान खत्म हो रहा है। लेकिन स्मिथ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और चलते चलते वो भी गिर जाता है। वो उन सब से कहता है कि मुझे छोड़कर चले जाओ, अब मैं आगे नहीं जा सकता। पर यानुस कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, और वो अपने साथियों से बोलता है कि तुम आगे जाओ और पानी ढूंढो, हमें लोग पीछे से आते हैं। और अब वो दोनों चले जाते हैं। रात तक स्मिथ और यानुस भी उन तक पहुंच जाते हैं। अब आगे चलने पर यानुस को एक सांप दिखाई देता है और यानुस उसे पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उनका खाना हो सकता है। उसके पीछे भागते हुए यानुस को एक चट्टान के नीचे पानी दिखाई देता है जो जमीन से बाहर आ रहा होता है। और अब ये देखकर ये सब उस पर टूट पड़ते हैं और पेट भर पानी पीते हैं और फिर उसी सांप को मारकर खा लेते हैं, जिससे कि इन्हें थोड़ी ऊर्जा मिलती है। पर अब स्मिथ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो यानुस से कहता है कि तुम चले जाओ और मुझे यहीं पर छोड़ दो, पर यानुस उसकी बात नहीं सुनता है और अपने साथियों से कहता है कि तुम आगे जाकर रास्ता ढूंढो। और अब रात होने पर यानुस स्मिथ के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बेटे को रशियन ने मार दिया था। ये सुनकर स्मिथ उससे कहता है कि तुम ऐसा करके मेरे अंदर हिम्मत जगाना चाहते हो। अब स्मिथ यानुस को बताता है, मैं जिंदा रहकर खुद को सजा दे रहा था, अपने बेटे को रशिया में ही लेकर आया था और उन लोगों ने हमें पकड़ लिया और मेरे बेटे को मेरे खिलाफ गवाही देने पर मजबूर कर दिया और उसने मजबूरी में मेरे खिलाफ गवाही दी। इसके बाद उन लोगों ने मेरे बेटे को मार डाला, जिस तरह तुम्हारी बीवी को तुम्हारे खिलाफ गवाही देने पर मजबूर किया था। इस पर यानुस कहता है कि मेरी बीवी जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि वो भी तुम्हारी तरह खुद को दोषी समझे, इसीलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ। खैर, अब अगली सुबह वो चारों निकल पड़ते हैं और फिर कई मीलों का सफर तय करने के बाद द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिख जाती है, यानी वो चाइना पहुंच जाते हैं। लेकिन वो चाइना में रुक नहीं सकते, क्योंकि इस समय चाइना और जापान में जंग चल रही होती है। इसलिए वो तिब्बत के लिए निकल जाते हैं, जो चाइना से कुछ ही दूरी पर होता है। अब वहाँ के लोग काफी अच्छे से इनका स्वागत करते हैं और इनको खाना खिलाते हैं। वो लोग इन्हें बताते हैं कि इंडिया जाने के लिए सिक्किम के रास्ते जाना होगा, लेकिन अभी जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी मौसम अच्छा नहीं है। लेकिन यानुस कहता है अब हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। यहीं पर स्मिथ यानुस से कहता है कि मैं चाइना जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका का एक शो हो रहा है जिससे मैं अमेरिका जा सकता हूँ, क्योंकि वो एक अमेरिकन होता है और वो अपने देश वापस जाना चाहता है। अब अगली सुबह यानुस और उसके 2 साथी इंडिया के लिए निकल जाते हैं। अब कुछ देर चलने के बाद वो इंडिया पहुंच जाते हैं, लेकिन यानुस की मंजिल यहीं पर पूरी नहीं होती है। वो अपने घर पोलैंड जाना चाहता है और उसका ये सपना 50 साल बाद पूरा होता है, जब पोलैंड आजाद हो चुका था। और अब वो अपने घर पहुंचता है और उसी पत्थर के नीचे रखी चाबी को उठाकर दरवाजा खोलता है। उसकी बीवी उसी घर में उसका पिछले 50 सालों से इंतजार कर रही थी और अब जाकर उसका इंतजार खत्म होता है। वो जैसे ही यानुस को देखती है उसे पहचान लेती है। अब वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसी ही और मूवी एक्सप्लेन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।